हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी अपडेट है। यूपी होमगार्ड की भर्ती का जो इंतजार कर रहे थे विद्यार्थी, उनका इंतजार खत्म हो चुका है। मुझे भी ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि जो विद्यार्थी थे काफ़ी दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे, अब उनका इंतजार एकदम समाप्त हो गया है। दोस्तों, 41,424 पदों पे यूपी होमगार्ड की रिक्तियां जो है उसके लिए आवेदन आपके शुरू हो गए हैं। 18 नवंबर से इसके आवेदन शुरू हो गए हैं और दिसंबर तक इसके आवेदन चलने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। आपको कहीं और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं भर्ती से रिलेटेड, तो इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये यूपी होमगार्ड की भर्ती पहली बार यूपीपी का जो बोर्ड है वही कराने वाला है इस भर्ती को। क्या कुछ है इसमें? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से समस्त जनपदों के होमगार्ड के लिए कुल 41,424 रिक्त पदों पर अधियाचन प्राप्त हुआ है। इसमें क्या है देखिए, आप कहते थे कि यूपी होमगार्ड की भर्ती जो है वो ज्यादा अच्छी भर्ती नहीं है। देखो इसमें क्या दे रखा है कि वर्तमान में प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थित करने के लिए 600 रुपये तो ड्यूटी भत्ता मिलेगा और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर महंगाई भत्ता भी निर्धारित किया जाएगा। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है, वो खुशखबरी ये है कि आपको जिले में ही नौकरी करनी है, मतलब आपको कहीं भी जिले से बाहर नहीं जाना है। अब देखिए, ये कुछ रिक्तियां हैं जिसमें मैं आपको बता दूं, जो मैंने पूरा पढ़ रखा है इसे। सबसे ज्यादा जो भर्ती है वो आपकी आगरा जिले की निकली है, जिसमें 1232 भर्ती है टोटल। 1232 रिक्तियां हैं टोटल आगरा में। बाकी और भी जिले हैं, जिले वाइज ये आपको भर्तियां दे रखी हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा इसमें। अच्छा, इसमें 20% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए भी रिजर्व की गई हैं। ठीक है, 20% सीटें सभी वैकेंसीज हैं जो आपके जिलावार दे रखी हैं। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। मतलब ये जो भी वैकेंसी आपको दे रखी है इनमें बढ़ोतरी भी हो सकती है और कमी भी की जा सकती है बाद में अगर करें। पात्रता की बात करें तो शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्ति जो होंगे वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। पहले ही बता दिया है, फिजिकली फिट होना चाहिए। ठीक है, आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा और जनपद का मूल निवासी अनिवार्य है। जिस जिले से आप फॉर्म भरेंगे उस जिले का आपको निवासी होना जरूरी है। देखिए, साफ साफ बोला गया है इसमें, क्लियर बोला गया है कि मूल निवास प्रमाण पत्र जो है वो भी लगेगा इसमें, और इसके अतिरिक्त डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा। और बात कर लेते हैं, देखिए इसमें कौन कौन अलाउ नहीं है। जो भी सरकारी है, शासकीय है, अर्धशासकीय है अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति होमगार्ड पद के लिए एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे। क्लियर बोला गया है। दूसरी बात, संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा, किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम, निकाय या पदच्युत व्यक्ति भी होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट नहीं होंगे। मतलब जो ऑलरेडी पहले से जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब जो है वो इसके पात्र नहीं होंगे। या फिर किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा है आपके लिए तो वो आप भी पात्र नहीं होंगे। होमगार्ड पद पर एनरोलमेंट के लिए ऐसा पुरुष या महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से ज्यादा पत्नी है या पति है और वो जीवित है। ठीक है, तो इसमें क्लियर ये बातें बोली गई हैं। अच्छा, अब इसके लिए क्या क्या चीजें हैं देख रहे हैं। आवेदन कब से शुरू है? आवेदन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। आपके आवेदन जो है वो 18 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और कब तक भरे जाएंगे? 17 आपके दिसंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, आवेदन शुल्क आप जमा कर सकते हैं 18/11 से 17/12 तक, वही डेट है। और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये 3 दिन एक्स्ट्रा और मिलेंगे। 18 के बाद 17 के बाद 18, 19 और 20, इसमें आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ओटीआर अनिवार्य है, जो पहले ही बता दिया गया था। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे कराना पड़ेगा। दूसरी बात, सभी अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आप अपने आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी के, ताकि संशोधन की आवश्यकता ही उत्पन्न ना हो। क्लियर बोला गया है, ये आपको फॉर्म भरते समय सावधानी बरतनी होगी। जो भी चीजें आपको भरनी है एकदम सही आपको भरनी है। जनपदवार विज्ञापन पदों पर चयन आरक्षण नीति के दृष्टिगत अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा की प्राप्त, जो भी आपकी रिटन एग्जाम होगा, यानी कि आपको पता ही होगा इसमें जीएस के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का पेपर होगा इसमें।
तो उसी के आधार पे आपकी मेरिट जारी की जाएगी। आवेदन शुल्क कितना है, तो जो आपके सामान्य हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी, उनके लिए 400 रुपए फीस रहेगी और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आपकी 300 रुपए इसमें फीस रहेगी। ठीक है। राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्रीयता आप सभी को पता होगा, बाकी एग्जाम फॉर्म भरते होंगे, भारत के नागरिक होने चाहिए और बाकी जो भी डिटेल है ये नॉर्मल आपकी है ना। मैं इसमें मुख्य मुख्य बातें जो है वो आपको बता देता हूँ स्पष्ट बिल्कुल है ना, वो क्या बातें हैं और देखना है। शैक्षिक अर्हता क्या मांगी गई है, ये इंपोर्टेंट है। तो होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित जो भी बोर्ड है उसमें 10th मतलब क्या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई भी अर्हता होगी तो वो भी चलेगी। तो सीधी सीधी बात बोलूं मैं तो आपके 10th यानी कि आप ये कह सकते हैं हाई स्कूल इसमें मांगी हुई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल के समकक्ष उसके रिलेटेड भी अगर आपके पास कोई भी अर्हता है तो वो भी आपकी स्वीकार की जाएगी। आवेदन करते समय अभ्यर्थी की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी होगी, मतलब आपको 10th पास करना ही होगा। ऐसा नहीं कि आप 10th कर रहे हैं आप उसके अप्लाई कर रहे हैं तो मान्य नहीं होगा। ठीक है, यानी अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी इसमें मान्य नहीं होंगे। अधिमानी अर्हता क्या है इसमें, तो अभ्यर्थी को अधिमान के अंतर्गत निम्नलिखित अतिरिक्त अंक यदि देखिए ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने सी प्रमाण पत्र धारण किया है या बी या ए उनको अतिरिक्त अंक भी दिए जाएंगे। बात हुई है एनसीसी प्रमाण पत्र की, तो उनको इसमें बेनिफिट मिलेगा कितनी अंक का, तो जिसके पास सी प्रमाण पत्र है उनको 3 अंक का, बी प्रमाण पत्र है उनको 2 अंक का और ए प्रमाण पत्र है उनको 1 अंक का। और अगर स्काउट गाइड में प्रमाण पत्र है आपके पास तो 1 अंक इसका अतिरिक्त आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे कुछ जानकारी है इसमें, देखिए ये इसमें आपको बताया गया है आयु के बारे में। आयु कितनी होनी चाहिए, तो आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। ये बात मैं जनरल कैटेगरी कर रहा हूं, जिनको आरक्षण मिला उनकी आयु में बढ़ोतरी तो होगी, आप सभी को पता होगा। देखिए सामान्य वर्ग में क्लियर दे रखा है कि आप कब से कब तक आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तो 1/7/1995 के बाद आप जन्मे हो और कब तक 1/7/2007 तक के बीच में आपका जन्म हुआ हो। ये बात मैं किसकी बात कर रहा हूं, जनरल की है ना। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की तो आयु में थोड़ी छूट मिलेगी, 1/7/1990 5 वर्ष की छूट मिलेगी और अनुसूचित जनजाति को भी 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग की जो आयु है वो भी उनको भी 5 वर्ष की इसमें छूट दी गई है। ठीक है, और बात करें भूतपूर्व सैनिक की तो उनको 33 वर्ष आयु दी गई है, 3 वर्ष की छूट उनको मिली है। और बात कर लेते हैं इसमें, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि लिखित परीक्षा की बात कर लेते हैं तो बेटा एक ही पेपर है इसमें और एक पेपर में सामान्य ज्ञान का जो सब्जेक्ट है विषय वो पूछा जाएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 100 होने वाली है। कुल अंक यानी एक प्रश्न 1 अंक का होगा। आपको समय कितना मिलेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, है ना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक क्या है निर्धारित किया जाएगा। और कुछ है, लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो है उनको वो पात्र नहीं होंगे, मतलब आपको 25% तो लाना अनिवार्य है। उसके अलावा जो कट ऑफ जाएगी वो अलग जाएगी इसकी। किसी भी जनपद के अभ्यर्थी की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती या प्रोन्नति बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को यानी एक ही पाली में ये परीक्षा होगी या एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांक में विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से संचालित करेगा। देखिए इसमें बोला गया है वही रिटन टेस्ट की बात हो रही है, यानी एमसीक्यूज ही पूछे जाएंगे और आपसे बोला गया है कि एक ही पाली में या हो सकता है अगर जरूरत पड़ी तो एक से अधिक पाली और दिनों में भी ये पेपर हो सकता है। पेपर किस पे होगा, ओएमआर सीट पे होगा, सभी को पता होगा, है ना। लिखित परीक्षा होगी 100 अंकों की होगी, 2 घंटे का ये आपका पेपर होगा, है ना। कैसा होगा, एमसीक्यूज देखो क्लियर लिखा है यहाँ पे कैसा होगा, बहुविकल्प यानी विकल्प दिए गए होंगे इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्या जानकारी है इसमें। देखिए यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे और आपको ये एक ही विकल्प चयन करना है। ये सब आपको सबको पता होगा ना कैसे क्या करना। की बात कर लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक दक्षता क्या होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि ऊंचाई की बात करें तो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति वाले जो पुरुष हैं उनके लिए क्या होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर, 168 मैक्सिमम और 160 अनुसूचित जनजाति के लिए। सीना की बात करें, सीना कितना होना चाहिए तो न्यूनतम सीना जो आपका पूछा गया है वो मार्क 79 सेंटीमीटर,
बिना फुलाने पर, और कम से कम 84 सेंटीमीटर आपका फुलाने पर। बात कर ले अनुसूचित जनजातियों की तो 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और 82 सेंटीमीटर फुलाने पर, है ना। मतलब न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना का फुलाव यहाँ पर अनिवार्य किया गया है। बात करें महिला अभ्यर्थियों की, ठीक है, बात करें महिला अभ्यर्थियों की, तो इसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट मांगी गई है वो कितनी मांगी गई है, 152 सेंटीमीटर मांगी गई है सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए, और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए इसमें 147 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए। अच्छा, वजन की बात यहाँ महिलाओं के लिए की गई है, स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में और बात कर लें बेटा, तो एक देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो भी अहर होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी होंगे उनको 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी। कितने मिनट में? 28 मिनट के अंदर, ठीक है। और अगर महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो 2.5 यानी लगभग 2.5 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर की दौड़ जो है वो 16 मिनट में पूरी करनी होगी। ये बात कर लेते हैं हम दौड़ की, ठीक है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। कहां पर? तो आप कहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो uppbpv.gov.in पर जाकर आपके यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म भी भर सकते हैं, ओटीआर भी कर सकते हैं। पहली बार में अब जो भी पहली बार पेपर दे रहे हैं उनको ओटीआर करना अनिवार्य, क्लियर बोला गया है। आईडी आपकी यूनिक होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी आपका अलग होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है जो आपको बाद में चेंज ना करना पड़े। और आपको डिजिलॉकर अकाउंट भी है वो सत्यापन होना चाहिए। और अभ्यर्थी व्यक्तिगत विवरणों को अपने भरेगा। भाई सीधी सी बात है, ओटीआर आप करते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन आपको करते हैं, आपको सबको पता होगा क्या क्या उसमें जानकारी भरते हैं, ठीक है। फोटोग्राफ आपका एकदम क्लीन होना चाहिए, आपके हस्ताक्षर एकदम क्लीन होने चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, 50/20 के या 140/60 का आपका हस्ताक्षर होना चाहिए। आवेदन कहीं होना चाहिए, किसी और का नहीं, तो नॉर्मल सी बात है। आवेदन शुल्क आपको भरना है, ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं इसका, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया इसमें बताई गई है, वो सब आप देख लीजिएगा जो आप भरेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपका सिलेबस क्या रहेगा, इस पे और चर्चा कर लेते हैं। आपका सिलेबस बेटा सामान्य ज्ञान केवल एक सब्जेक्ट पूछा जाएगा और वो जीएस का सब्जेक्ट पूछा जाएगा। क्या क्या देखिए, आपका सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, साइंस भी है, इतिहास है, संविधान है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति है, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है, वाणिज्य और व्यापार है, जनसंख्या, पर्यावरण से सवाल आएंगे, भारत का भूगोल की भी बात हुई है, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले हैं, स्थानीय त्योहार हैं, खेल पुरस्कार हैं, उपलब्धियां हैं, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामायिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूछे जाएंगे, पुरस्कार, सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी जनोन्मुखी योजनाएं भी पूछी जाएंगी, महिला सशक्तिकरण पूछा जाएगा, आत्मनिर्भरता और औद्योगिकी विकास के प्रयास पूछे जाएंगे, प्राकृतिक घटनाएं, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने, महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह आप देख रहे होंगे। यूपीजी के भर के पूछी जाएगी और करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा इसमें पूछी जाएगी, तो विशेषकर आपको इन चीजों पर ध्यान देना है, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में है, एक बार देख लीजिएगा इसमें क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। अब देखिए मैं ये कहने वाला था, ये बहुत बड़ा मौका है, इसे हाथ से मत जाने देना। जो विद्यार्थी पहले यूपी पुलिस में रह गए हैं या किसी अन्य भर्ती में रह गए हैं, वो उनके लिए, यूपी वालों के लिए एक सुनहरा मौका है। जी जान से लग जाइए, अपनी जी जान लगा दीजिए इसमें। सिर्फ जीएस पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना। जिनका मैथ कमजोर है, जिनकी रीजनिंग कमजोर है, उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है ये। यूपी जीएस पढ़नी है आपको सिर्फ जीएस पढ़नी है, ठीक है। सिर्फ क्या पढ़नी है? जीएस पढ़नी है। अच्छा, लेटेस्ट अपडेट आप पाना चाहते हैं, टाइम टू टाइम मैं अपने चैनल पर आपको इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट देता रहूंगा। आपको इसके लिए करना क्या होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा। वैसे तो मैं अपने चैनल पर भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो कराता रहता हूं और कराता रहूंगा। आपकी भर्ती जब तक एग्जाम होगा, मुझे उम्मीद है कि मार्च यानी होली तक इसका एग्जाम हो जाएगा और कुछ ही दिनों में आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी नोटिफिकेशन आ सकता है। आप देख रहे होंगे आरआरबी ग्रुप डी की भी आपकी भर्ती है, उसका भी नोटिफिकेशन, आरआरबी ग्रुप डी का भी एग्जाम आपका नजदीक है, उसकी भी डेट आ चुकी है। यूपी पुलिस एसआई जो है, यूपी एसआई की भी आपका डेट आने वाली है और आप देख रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। यह साल आप देख रहे हैं भर्तियों की भरमार है और ऐसे मौके बार बार नहीं आते मेरे दोस्त।
तो आपको आज ही से टाइम टेबल बना लेना है और लग जाना है अपनी तैयारी में। आज ही से टेबल सजा लीजिए, सारी जीएस की बुक निकाल लीजिए। कुछ नहीं पता जीएस में कहां से क्या आएगा। आप सोच रहे हो कि कोर्स खरीद कर आपका चयन हो जाएगा, तो इस आप गलत फहमी में मत रहना बेटा। अपने आप पर भरोसा रखना, खुद सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करना। जो भी सिलेबस यहाँ दे रखा है उस सिलेबस को आप हार्ड कॉपी में निकालिए, अंडरलाइन करते जाइए और पढ़ते जाइए। थोड़ा डिटेल में जरूर पढ़ना, क्योंकि कंपटीशन इसका बहुत खतरनाक रहने वाला है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी यूपी होमगार्ड से रिलेटेड। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बड़ी खुशखबरी, एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।